नमस्कार साथियों, विजय एजुकेशन क्लासेज में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने जो आरोह है किताब है, बुक है, जो हमारे सिलेबस में 12वीं क्लास में अनिवार्य पुस्तक के रूप में चलती है। एनसीईआरटी की बुक है, जो आरबीएसई बोर्ड के अंदर, अन्य सभी बोर्डों के अंदर ये बुक चलती है। और उसी के अंदर जो पाठ है हमारा कुंवर नारायण जी का तीसरा पाठ हमारा है। 2 पाठ हमने पहले पढ़ लिए थे, बीच में काफ़ी समय आपसे रूबरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब रेगुलर क्लासेज आपकी हैं वो इसमें लगाई जाएंगी। आपको पढ़ाया जाएगा, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है, सभी कक्षाओं को इसमें बताया जाएगा। तो चलिए, हमारा तीसरा पाठ है कुंवर नारायण जी। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। कुंवर नारायण जी, कुंवर नारायण जी ये प्रयोगवाद के कवि थे। मूल रूप से प्रयोगवाद जिसकी शुरुआत है वो 1943 के अंदर शुरुआत हुई। 1943 के अंदर प्रयोगवाद की शुरुआत हुई और इसके बाद में 1943 के बाद में 1951, 1959 और 1959 के अंदर ये तीसरा तार सप्तक निकला था। 1959 के अंदर तीसरा तार सप्तक है वो निकला था। और इस तीसरे तार सप्तक के ही एक कवि थे 1959 के अंदर। फिर एक चौथा तार सप्तक है वो 1979 के अंदर निकला था, लेकिन ये तीसरे तार सप्तक के कवि थे। प्रयोगवाद जिसको अगेजी ने शुरू किया था, तार सप्तक जिसको अगेजी ने शुरू किया था। खैर, इतनी लंबी चौड़ी बातें आपके सिलेबस में नहीं आएंगी, पाठ्यक्रम में नहीं आएंगी। साधारण सी बातें हम देख लेते हैं। एक तो जन्म इनका 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ। कई बार कवि परिचय के रूप में पूछ लेते हैं। रचनाएं थोड़ी हमें याद रखनी है। चक्रव्यूह है 1956 में। परिवेश हम तुम, अपने सामने, एक ये रचना है। कोई दूसरा नहीं, ये कोई दूसरा नहीं रचना जो है, इसी के ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। इन दिनों काव्य संग्रह, ये तो इनके हो गए काव्य संग्रह। इसके बाद में है आत्मजयी प्रबंध काव्य इन्होंने लिखा। आकारों के आसपास कहानी संग्रह लिखा। आज और आज से पहले समीक्षा लिखी। मेरे साक्षात्कार, ये सामान्य इन्होंने लिखा था। प्रमुख पुरस्कार इनको साहित्य अकादमी, ये मैंने आपको बताया था, कोई दूसरा नहीं, इस कृति के ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कुमारन आसान पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, प्रेमचंद पुरस्कार है, लोहिया सम्मान है, कबीर सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये भी इनको 2005 के अंदर मिला। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिला। ये 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, 41वां। तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ी सी ध्यान में है वो रखनी है। इसके बाद में पाठ हमारा शुरू इसमें होता है। कवि के मूल जो विचार थे उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा दिया गया है। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गरज से ढकी एक पुरानी किताब। ये पुरानी किताब, पुरानी यादों की बात हम कह सकते हैं। पुराने हमारे रीति रिवाज और परंपराओं की बात हम कह सकते हैं। वो परंपराएं, वो रीति रिवाज जो हैं, वो हम जिनको भूल चुके हैं, हमें उनको भी हमेशा याद रखनी चाहिए। दूसरा तात्पर्य, हम पुरानी किताब से तात्पर्य हम ले सकते हैं कि हमें अपने मूलभूत विचारों को है वो हमेशा सर्वोच्चता से उनको आगे रखना चाहिए। उनको ये नहीं है कि हम भूल जाएं। गरज से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत उन्होंने की। तार सप्तक की शुरुआत है 1943 के अंदर हुई थी और इसी तीसरे तार सप्तक के ये मूल कवि थे। तो 1950 के आसपास लिखना शुरू किया। उनकी कविता के अलावा चिंतनपरक लेख है, कहानियाँ हैं, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। ये साहित्य के अंदर, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो भी विधाएं हैं उनके ऊपर इन्होंने अपनी लेखनी है वो चलाई। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। अब यहाँ पर बात किस चीज़ की बताई जा रही है? बात इस चीज़ की बताई जा रही है कि इन्होंने मूल रूप से जो अपने साहित्य के अंदर स्थान जो दिया वह कविताओं को विशेष स्थान दिया। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी। कहने का तात्पर्य यानी कि प्रबंध काव्य है वो आधुनिक काल के अंदर कम लिखा गया। कम क्या मतलब, कम शून्य सा ही हो गया था और प्रबंध काव्य के स्थान पर लंबी लंबी जो कविताएं लिखी गई। अब लंबी कविताएं हैं वो प्रबंध काव्य की श्रेणी के अंदर तो नहीं आती हैं, लेकिन उसका भाव जरूर लिए हुई थी। यानी कि लंबी कविताएं हैं वो प्रबंधत्व का भाव है वो लिए हुई थी।
कुंवर नारायण ने उस समय में आत्मजयी प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। यानी कि आधुनिक काल के अंदर ऐसा समय जब प्रबंधात्मक रचनाएं हैं वो बंद हो चुकी थी, ऐसे समय में इन्होंने आत्मजयी नामक एक प्रबंध काव्य लिखा, जिसके कारण से इनकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई। तो ये चीज़ हमें विशेष ध्यान में रखनी है। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, अखबारी सतहीपन नहीं है, वैचारिक धुंध की बजाय संयम है, परिष्कार है और साफ सुथरापन है। कहने का तात्पर्य है कि इधर उधर की फालतू की बातें हैं इनके काव्य के अंदर बहुत कम दिखाई देती हैं। जो बात मिलती हैं वो सीधे तौर पर पिन पॉइंट उनकी बातें हैं वो मिलती हैं। अखबारी सतहीपन का तात्पर्य जिस प्रकार से अखबार आदि के अंदर हम देखते हैं कि जो भी कोई सूचना होती है उसको पहले इधर उधर घुमाया जाता है, उसके बाद में उसका क्लाइमेक्स है वो अंत में दिया जाता है, वैसी बात नहीं है। जो भी है वो शुरुआत के अंदर ही सीधे तौर पर स्पष्ट शब्दों के अंदर है। वैचारिक धुंध यानी कि विचारों का उलझाव नहीं है उनकी रचनाओं के अंदर। धुंध से तात्पर्य, कहने का तात्पर्य कि हम कई बार कुछ बात कहनी चाहें तो वो एक उलझाव में फंस जाती है, एक वैचारिक ताकि भावों के अंदर है, इस प्रकार से उलझ जाती है कि मूल जो कथ्य है वो कहीं न कहीं हमसे दूर होता चला जाता है। संयम है, परिष्कार है और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं की विशेष गुण माने जाते हैं। अब ये चीज़ें जो है वो आपको जब आप व्याख्या वगैरह लिखो तो उसके अंदर विशेष के अंदर लिख सकते हो। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है, यानी कि वास्तविकता मिलती है। वास्तविक धरातल के ऊपर उन्होंने सब कुछ जो है वो अपने साहित्य के अंदर लिखा था, मिलता है। उसका सहज सौंदर्य भी है, सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन के मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनकी कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। अब यहाँ पर देखिए मूल रूप से बात जो कहने की तात्पर्य इनका है कि जीवन के मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनकी कवि स्वभाव की मूल विशेषता, यानी कि जो बात है साफ सुथरे शब्दों के अंदर साफ सुथरी बात है। इसलिए संशय, सभ्रम, प्रसन्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। कहने का आशय यहाँ पर है सीधी घोषणा उनके फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते। देखिए यहाँ पर उल्टा यहाँ थोड़ा दिया है, सीधी घोषणाएं और फैसले हैं उनकी कविताओं में नहीं मिलते, यानी कि वो एक इंडिकेशन हमें देते हैं, एक संकेत हमें ऐसा देते हैं, और उस संकेत के कारण से हमारे मन में क्या रहता है, संशय रहता है, भ्रम और प्रश्न रहता है कि ये जो है वो ऐसा हुआ क्यों। यानी कि कहीं न कहीं हमारे विचारों को उद्वेलित करने वाली जो रचनाएं हैं उनकी हैं वो मूल रूप से मिलती हैं। इसके बाद में है कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। नागर संवेदना से तात्पर्य यानी कि नगरीय संवेदना, नगरीय जो भाव हैं, नगरों की जो हमारी सामाजिकता है या नगरों के अंदर रहने वाले लोगों के जो परंपराएं हैं, उनके जो भाव हैं वो इनके काव्य के अंदर विशेष रूप से मिलते हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहा-पोह का तनाव पूरी व्यंजकता से सामने आता है। वैयक्तिक यानी कि पर्सनली तौर पर हम जिसको हम कह सकते हैं, सामाजिक ऊहा-पोह, समाज के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है वो भी इनके यहाँ पर पूरी व्यंजकता से उन्होंने अपने काव्य के अंदर स्पष्ट है वो किया है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि नोच खसोट, तटस्थ वितराग यानी कि ये कह सकते हैं कि वो समाज से एकदम अलग हटकर, या वितराग से तात्पर्य उसके अंदर मान लीजिए वो इन्वॉल्व न रहने की वाली बातें कहीं। नोच खसोट हिंसा प्रति हिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती हैं। कहने का तात्पर्य कि समाज के अंदर एक दुखी व्यक्ति जो वर्तमान समाज की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों के कारण से एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि सहमावासा से तात्पर्य यानी कि डरा हुआ सा एक इंसान है, उसकी संवेदनशील मन के अंदर जो भी भाव उमड़ते घुमड़ते हैं या उसके मन को जिन भावों ने ढक रखा है पूर्ण रूप से, वो यहाँ पर इनके काव्य के अंदर मूल रूप से मिलता है। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है।
आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। यहाँ पर मूल रूप से हमें चीज़ जो याद रखनी है, एक तो कविता के बहाने इन दिनों ये कविता जो हमारी है ये ली गई है इस संग्रह के अंदर, ये संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने जो हमारी पहली कविता है, और आज का समय है वो कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर समय क्यों आशंकित है? क्योंकि जैसे जैसे तकनीकी विकास होता जा रहा है और तकनीकी विकास के कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मूल संवेदनाएं हैं उनको पृष्ठ के ऊपर, कागज़ के ऊपर उकेरने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। यानी कि कवि वर्ग है वो बहुत कम बचा है अभी वर्तमान समय के अंदर, और कविताओं का स्थान है वो वर्तमान के अंदर इस सोशल मीडिया की दुनिया ने है वो ले लिया है। और इसी यांत्रिकता यानी कि तकनीकी विकास के कारण से धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हैं वो किससे होते जा रहे हैं? मशीनी युग है वो आता जा रहा है, और यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। यानी कि इस कविता को पढ़ने के बाद में हमें ये एहसास होगा कि हमें एक कवि हृदय है वो रखना चाहिए, और यांत्रिकता की इस ज़माने के अंदर भी हमारी जो मूलभूत रूप से कविता सृजन की जो परंपरा है उस परंपरा को टूटने नहीं देना है। ये कहीं न कहीं हमें इस कविता के माध्यम से है वो बाद में मिलेगा। कविता के बहाने ये एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। यानी कि 3 उदाहरणों के माध्यम से, किस किस के माध्यम से? एक तो है चिड़िया के माध्यम से, दूसरा है फूलों के माध्यम से, और तीसरा है बच्चे के माध्यम से। यानी कि 3 बातों के आधार पर, 3 उदाहरणों के आधार पर कवि है वो यहाँ पर हमें कविता सृजन है उसका दायरा कहाँ तक हो सकता है, और कविता सृजन से हमें कब और कितना और कहाँ तक लाभ हो सकता है, ये चीज़ हमें बताने की कोशिश है वो की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। प्रकृति यानी कि चिड़िया है, फूल है, इनके माध्यम से प्रकृतिगत जो चीज़ें हैं उसका वर्णन किया है। दूसरी तरफ बच्चे के माध्यम से उन्होंने भविष्य का जो वर्णन है वो करने की कोशिश की है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, निश्चित तौर पर सीमा है। चिड़िया कितना उड़ेगी? यानी कि वो कहीं न कहीं एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, या खुले आसमान में थोड़ा बहुत उड़ सकती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। एक समय के बाद में वह भी रुक जाती है, उसकी उड़ान भी। फूलों के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। यानी कि फूल खिलता है तो उसकी परिणति यानी कि वो निश्चित तौर पर मुरझाएगा वो। लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि फूलों का खिलना है उसकी भी एक सीमा है। कुछ समय तक फूल हैं, उसकी सुगंध है वो चारों तरफ फैलती है, लेकिन एक समय के बाद में वह रुक जाती है। इसी प्रकार से चिड़िया है, उसकी उड़ान भी एक निश्चित सीमा तक हो सकती है, लेकिन बच्चों का जो खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। यानी कि वो ये नहीं समझता कभी भी। यानी देखिए थोड़ी टेक्निकल बात यहाँ पर यह है, इसके अंदर मूल रूप से बात उन्होंने बताने की कोशिश क्या की गई है कि बच्चे हैं वो अपने प्राय से कहीं दूर रहते हैं, और उसी के लिए उसकी जो विचार हैं, उसके जो भाव हैं, हम कह सकते हैं उसके अंदर जो सौहार्द की भावना है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने ऐसे में बच्चे के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा का स्थान नहीं होता। उसके अंदर मान लीजिए हमारे आड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति है, उससे हमारा झगड़ा हो गया, पड़ोसी झगड़ा हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चा है जब वह खेलता है तब वह भूल जाता है कि हमसे नाराज़ हैं या हमसे जो है उनका व्यवहार है वो उनके साथ में हमारा प्रेम पूर्वक है। यानी कि वो उनके बच्चों के साथ में भी खेल लेता है, उनके घर भी चला जाता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं यही बात उन्होंने प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि कोई सीमा नहीं होती। कविता भी शब्दों का खेल, और शब्दों की इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कवि ने कविता है उसकी तुलना है मूल रूप से बच्चे से की है। यानी कि बच्चे के जो भाव होते हैं वही भाव है वो कविता के होते हैं। यानी कि ये दोनों समानांतर रूप से बराबर हैं। इसलिए
जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, बच्चों में भी रचनात्मकता होती है, रचनात्मक ऊर्जा होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अचीव करने की प्राप्त करते हैं या वो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और उस नए के अंदर वो अपने पराये का भेद भी है वो कभी भी नहीं रखते हैं। वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, वह चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो। कविता की बात बताई जा रही है, यानी कि कविता है उसका दायरा इतना व्यापक है, उसके लिए जिस कवि ने उसका सृजन किया है वो ये ज़रूरी नहीं कि उस घर तक ही वो कविता है वो सीमित रहेगी, उस घर तक नहीं रहती। भाषा की सीमा का भी कोई दायरा नहीं है। अनुवाद, एक अगर कविता बहुत अच्छी हुई, उसके भाव बहुत अच्छे हुए, समाज के लिए उपयोगी हैं, तो एक से दूसरी भाषा के अंदर भी वो उसका अनुवाद हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं उसको पढ़ते हैं और समय की भी कोई सीमा उसमें नहीं है। आज से 500 साल पहले की कविताएं भी आज भी अनवरत रूप से उसी प्रकार से हमें वो शिक्षा है वो प्रदान कर रही हैं जो आज की कविता कर रही है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि समय का भी कोई बंधन है वो कविता के लिए नहीं है। एक कविता तो ये होगी हमारे इस पाठ्यक्रम के अंदर एक, और दूसरी जो कविता हमारे यहाँ पर ली गई है वो बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है वो की गई है। ये दूसरा काव्य संग्रह जिससे ये रचना है वो ली गई है। अब व्याख्या जब आप लिखोगे तब उसके अंदर ये काम आएगी। मान लीजिए बात सीधी थी पर इस कविता में से कोई पद्यांश आपके आ गया पाठ्यक्रम के अंदर और उसमें में आप व्याख्या लिखोगे, तो व्याख्या के अंदर जब संदर्भ हम लिखते हैं तो उस संदर्भ के अंदर ये चीज़ें हैं वो काम आती हैं। हम ये लिख सकते हैं कि कवि कुंवर नारायण ने कि बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ये कविता है, ये पद्यांश है वो हमारा संकलित किया गया है। तो वो चीज़ें हमें थोड़ी याद है ये रखनी है कि कौन सी कविता है और किस काव्य संग्रह से ली गई है। उससे क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाले के ऊपर एक थोड़ा प्रभाव है, वो इम्प्रेशन है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्वों को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात कही गई है। बहुत अच्छी बात बताइए। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्वों को उकेरते हुए, यानी कि कई बार हमारा कहने का तात्पर्य कुछ होता है और उसके लिए जो माध्यम हम भाषा का चुनते हैं वो कुछ अलग प्रकार का होता है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत साधारण सीधी सी बात होती है, उसको भी हम शब्दों के जाल में या भाषा के चक्कर में ऐसा फंसा देते हैं कि मूल उस जो कथ्य जो बात हम कहना चाहते हैं, अगर हम सीधे सीधे तौर पर कहें, एक तो किसी बात को सीधे तौर पर कह दिया जाए कि भाई मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, ये बात है। और कई बार कुछ लोगों की क्या आदत होती है, वो अपना प्रभाव जमाने के चक्कर के अंदर, प्रभाव जमाने के अंदर क्या होता है, किसी बात को सीधे तौर पर नहीं कहकर उसको पहले तो गोल 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 जलेबी की तरह घुमाते रहते हैं और अंत में जाकर उस बात का मूल जो कथ्य वो कहने की कोशिश करते हैं। और ऐसे क्रिया के अंदर क्या होता है कि कई बार मूल कथ्य वो हमसे बहुत दूर हो जाता है। हम उस मूल जो बात हम कहना चाहते हैं वो मूल बात है वो हमसे कहीं दूर ही चली जाती है और हम भाषा के चक्कर में शब्दों के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उसको वो जो मूल बात हमारी कहनी होती है वो तो कहीं दूर ही रह जाती है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं और वह हर बात है वो उसी से समझ में आती है। उसके लिए मूल जो शब्द हैं, कहने का तात्पर्य कि सीधे साफ सुथरे शब्द हैं वो होने चाहिए। यानी कि साहित्यिकता के जो फेर है उसमें हमें नहीं फंसना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है, पेंच जो स्क्रू जिसको हम कहते हैं उसको हम कहीं पर लगाते हैं तो उसके लिए खांचा वो निश्चित होता है। यानी कि खांचा बहुत बड़ा होगा और पेच की साइज है वो छोटी होगी तो वो वैसे ही लूज रहेगा, ढीला रहेगा। और अगर खांचा है वो बहुत संकरा हो और पेज हम बड़ा सा ले लें तो उसके अंदर क्या होगा, वो फिट, उसके अंदर वो फंसेगा ही नहीं। तो हर खांचा निश्चित होता, वैसे ही हर बात को कहने के लिए उसके लिए शब्द भी वो हमारे लिए उस बात के लिए निश्चित रहते हैं। जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय रूप में जानते हैं उन शब्द के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। देखिए कई बार हम क्या होता है कि किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका पर्याय शब्द भी वहीं पर प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में उसके पर्याय शब्द का अर्थ और होता है और उसका उस मूल शब्द का अर्थ है वो कहीं और होता है। कहने का तात्पर्य है यानी कि पर्याय शब्दों को हमें वहाँ पर प्रयोग है वो कम से कम है वो करना चाहिए। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। यानी कि उस बात को कहने के लिए अगर हम उचित शब्द का प्रयोग करें तब वो बात है वो हमें ज़्यादा समझ में आती है।
जब ऐसे होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। क्या हो जाता है, हम जो मूल बात हम कहना चाहते हैं वो बात है वो लोगों की समझ में हो, वो बड़ी आसानी से आ जाती है। ये तो इनका परिचय हो गया। अब हम हमारी जो कविता है वो शुरू करते हैं। एक कविता आज हम पढ़ेंगे, एक कविता है वो कल पढ़ लेंगे, नहीं तो पाठ है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहली हमारी कविता है कविता के बहाने। ये जो कविता है कविता के बहाने इन दिनों संग्रह से ली गई है। इन दिनों, एक तो हमें ये याद रखना है, इन दिनों काव्य संग्रह से ये ली गई है। अब देखिए, तीन चीज़ों के माध्यम से ये बात है वो बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। और तीन बात कौन कौन सी हैं? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। देखिए, तीन चीज़ें पाठ परिचय के अंदर भी आया था। एक तो चिड़िया के माध्यम से, एक फूल के खिलने के माध्यम से, और तीसरी चीज़ है बच्चे के खेलने के माध्यम से। यानी कि कविता का महत्व किस रूप में सबसे ज़्यादा है वो हमें समझाने की कोशिश की गई है। इन दोनों की एक निश्चित सीमा है, इसका एक निश्चित दायरा है, लेकिन बच्चों के खेल का कोई दायरा नहीं रहता। उसमें असीम कल्पनाएं होती हैं। बच्चे जब खेलते हैं, आपने देखा होगा वो कितनी तरह तरह की कल्पनाएं वो करते हैं, और उन कल्पनाओं के अंदर कितनी रचनात्मकता उनके अंदर भरी होती है, भविष्य के प्रति कितने शौपन उनके दिलों के अंदर होते हैं, वो हमें मूल रूप से दिखाता है। और वैसी ही बात है वो कविता के अंदर भी होती है। कविताएं हैं वो हमारे भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। उसमें कल्पनाएं जरूर होती हैं, लेकिन उन कल्पनाओं के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? रचनात्मकता होती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी कि कविता है उसका सृजन करना, एक चिड़िया को हम एक माध्यम बनाते हैं, उसका एक बहाना लेते हैं, लेकिन चिड़िया की जो उड़ान है उसका एक दायरा सीमित है। वो कविता के उन भावों को नहीं समझ सकती कि भाई कविता के भाव हो भविष्य के लिए या कितने लोगों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, ये चिड़िया की उड़ान की बात बताई जा रही है। चिड़िया कहाँ तक उड़ती है? बाहर भीतर अंदर आ जाती है, बाहर चली जाती है, इस घर से उस घर में चली जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता के जो पंख लगाकर जो बात हम कवि है वो कहता है, कहने का आशय यह है कि कविता के जो भाव हैं उन भावों की कोई सीमा नहीं रहती। वो इस घर से उस घर तक उसका दायरा सीमित नहीं रहता, वो एक गांव के अंदर सीमित नहीं रहती, वो एक ज़िले के अंदर, एक राज्य के अंदर या एक देश तक ही सीमित नहीं रहती। उसके जो भाव हैं, उसकी जो शिक्षाएं हैं, वो एक देश से दूसरे देश तक या एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक, यानी कि बहुत दूर तक उसके भाव और उसकी शिक्षाएं हैं वो चली जाती हैं। तो चिड़िया की उड़ान और कविता है उनके अंदर कोई तारतम्यता इतनी नहीं है। उस कविता की जो उड़ान है उसका दायरा चिड़िया की उड़ान की तरह है, सीमित नहीं है। एक चीज़ आ गई। दूसरा चीज़ है जो तुलना की गई है वो फूलों के खिलने से की गई है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। ये बाद में देखते हैं, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। एक चीज़ आ गई किसके माध्यम से? एक चीज़ तो किसके माध्यम से समझाई गई है? चिड़िया की उड़ान के माध्यम से। और दूसरी यहाँ पर फूलों के खिलने के माध्यम से बताई गई। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यानी कि फूल है, उसका खिलने का जो समय है, उसका जो उसके अंदर से निकलने वाली खिलने पर जो सुगंध होती है उसका एक निश्चित दायरा होता है। वो एक निश्चित सीमा तक या समय तक और एक निश्चित दायरे तक ही उसकी सुगंध वो फैल सकती है। लेकिन कविता जो है वो खिलती है। खिलने से तात्पर्य यानी कि कविता का जो सृजन होता है, कविता जब अपने मूल रूप में आती है तब उसका कोई दायरा निश्चित नहीं रहता, कोई समय है वो निश्चित नहीं रहता। यहाँ पर देखिए फूल है उसका समय निश्चित होता है खिलने का, लेकिन कविता है आज से 500, 1000, 2000 वर्ष पहले की जो कविताएं हैं, जो साहित्य सृजन किया गया था, वो आज भी अनवरत उसी रूप में हमें शिक्षाएं वो प्रदान कर रहा है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी कि फूल है वो तो खिलते हैं और खिलने के बाद में वो मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता रूपी जो फूल है
कविता रूपी फूल एक बार खिलने के बाद में वो कभी मुरझाता नहीं है। यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि कविता रूपी जो फूल एक बार खिल जाता है वो कभी मुरझाता नहीं, क्योंकि फूल है वो एक निश्चित समय बाद में क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन कविता के मूल जो भाव हैं, जो हमें शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, वो अनवरत रूप से आज से बाद में भविष्य के अंदर भी उसी भांति हमें प्रदान करते रहते हैं। इसलिए ये तुलना भी है वो नहीं हो सकती। अब तीसरी तुलना यहाँ पर की गई है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी कि कहने का यहाँ पर आज से यह है कि कविता के अंदर और बच्चों के खेलने के अंदर, इन दोनों के अंदर कहीं न कहीं वो समानता है। क्योंकि बच्चे हैं वो खेलते हैं तब बाहर भीतर यह घर वह घर यहाँ तक सीमित नहीं रहते, वो कहीं से कहीं पर भी पहुँच जाते हैं। सब घर एक कर देने के माने, ये देखिए ये मूल बात है, सब घर एक कर देने के माने, यानी कि जिस प्रकार से जो बच्चे हैं उनका जो खेल इस प्रकार का होता है कि मनमुटाव की जो स्थितियां होती हैं, हमारे अंदर कोई दुर्व्यसन, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर सामाजिक सौहार्द की भावना अगर नहीं भी रहती तो भी क्या होता है कि बच्चे उस सामाजिक सौहार्द को बना देते हैं कई बार। और कविता के अंदर क्या होता है, कविता भी इसी प्रकार से होती है। कविता हमें वो शिक्षा प्रदान करती है जो हमारे भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करती है। बच्चों की जो खेल के अंदर जो कल्पनाएं होती हैं, उन कल्पनाओं के अंदर भविष्य के प्रति एक रचनात्मकता, एक सृजनात्मकता होती है। उसी प्रकार से कविता के अंदर भी जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसमें एक रचनात्मकता का भाव समाज के अंदर होता है। चाहे भले ही उसमें कल्पना हो, लेकिन कल्पना होने के बावजूद भी उसके अंदर रचनात्मकता होती है, बच्चा ही जाने। तो इस प्रकार से ये कविता जो है हमारे थी। कल दूसरी कविता हम पढ़ेंगे, बात सीधी थी पर। ये जो कविता है वो कल हम पढ़ेंगे, साथ में कुछ प्रश्न है उसको भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ में। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद स्वयं प्रश्न लिखिए, उत्तर लिखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं उसकी आउटलाइन है वो आपको प्रश्नों के माध्यम से बताने की कोशिश है वो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखोगे तो एक बार ऐसा समय आएगा एक जगह पहुँचने के बाद में, 2-4 पाठों के बाद में, कि आप लोग को लगने लगेगा कि हमें प्रश्नों के उत्तर है वो रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम अगर इसके परिचय को और कविता के मूल भाव को अच्छी तरीके से समझ ले तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद में आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है, ताकि परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आपको नहीं भी आता है तो भी आप उसका उत्तर है वो आसानी से लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि भविष्य के अंदर आपको ये सारा का सारा मैं पाठ्यक्रम करवाऊँ तो वो आपको समय पर उपलब्ध हो जाए, और परीक्षा के नज़दीक जाकर हम बहुत सारा अभ्यास भी इसके अंदर प्रश्नों का करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।